हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम उस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में आगे के हमारे चैप्टर की, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है फार्मूला ऑफ सॉलिड। सॉलिड का फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। तो सॉलिड का जो फार्मूला है वो इस फॉर्मेट में रहता है AX BY CZ। ठीक है, और ये जो सॉलिड का फार्मूला होता है केवल एक ही यूनिट सेल के लिए लिखा जाता है। ठीक है, केवल एक यूनिट सेल के लिए। तो ये और यहाँ पे जो ये X Y एंड ये जो Z है, इसका क्या मतलब होता है। X का मतलब है नंबर ऑफ A एटम इन वन यूनिट सेल, Y का मतलब है नंबर ऑफ B एटम इन वन यूनिट सेल एंड Z का मतलब है नंबर ऑफ C एटम इन वन यूनिट सेल। और इस तरीके से जितने भी हम एटम लेंगे वो आगे आते जाएंगे इसमें, लेकिन ज़्यादातर A B C मतलब तीन ही एटम किसी भी फार्मूला ऑफ सॉलिड में रहते हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला ऑफ सॉलिड कैसे निकालते हैं उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज़ मेड अप फ्रॉम थ्री एटम्स। थ्री एटम से एक सॉलिड बना हुआ है, वो एटम क्या है ABC, जिसमें जो A है ऑक्यूपाई करता है क्या, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, B ऑक्यूपाई करता है फेस सेंटर ऑफ द क्यूब एंड C ऑक्यूपाई करता है बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। तो हमसे पूछा है सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो जो A है वो A क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में 8, और एक यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो A के लिए हो गया बी क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। फेस सेंटर कितने होते हैं 6, और उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है 1/2। एंड सी ऑक्यूपाई क्या कर रहा है, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर तो एक क्यूब में 1 ही होता है और उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा A1 सॉरी B3 एंड C1। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A B3C। ये अपना आंसर आ जाएगा फार्मूला ऑफ सॉलिड का। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो हम करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ABC 3 एटम, इनसे कोई सॉलिड बना हुआ है जिसमें A जो है ऑक्यूपाई कर रहा है अल्टरनेट कॉर्नर को, B ऑक्यूपाई कर रहा है अल्टरनेट फेस सेंटर को एंड C ऑक्यूपाई कर रहा है अल्टरनेट एज सेंटर को। तो हमें बताना है फार्मूला ऑफ सॉलिड क्या है। ठीक है, तो इसको करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक क्यूब बना लेते हैं, क्योंकि अल्टरनेट इसमें पूछा हुआ है। तो एक क्यूब मैं बनाऊंगा यहाँ पे ठीक है, ये हमारा एक क्यूब है। अब इसमें A जो है अल्टरनेट कॉर्नर्स को बता रहा है, अल्टरनेट कॉर्नर्स को बता रहा है। अगर A एटम यहाँ है तो फिर यहाँ नहीं होगा, इस वाले कॉर्नर पे होगा। ठीक है, A एटम यहाँ है तो इस वाले कॉर्नर पे नहीं होगा, इस वाले कॉर्नर पे होगा, क्योंकि अल्टरनेट है एक छोड़ के। तो उसके बाद यहाँ नहीं होगा, उसके बाद कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ नहीं होगा इस जगह पे, तो कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये कितने हो गए 4। इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर एटम आया तो फिर वो अल्टरनेट नहीं रहेगा। अब बी एटम को मैं ले लेता हूँ क्रॉस से और सी एटम को मैं ले लेता हूँ एक सर्कल से। तो बी एटम अल्टरनेट फेस सेंटर पे है, तो एक फेस का सेंटर ये है, अल्टरनेट पे है। तो ना तो इस फेस के सेंटर पे आएगा, ना ही इस फेस के सेंटर पे आएगा, ना ये आगे वाली फेस के सेंटर पे आएगा और ना ही ये पीछे वाली फेस के सेंटर पे आएगा। तो केवल सामने वाली फेस के सेंटर पे एटम आ सकता है। ठीक है, तो यहीं आएगा, इसके अलावा कहीं पे भी एटम नहीं आएगा। सी है अल्टरनेट एज सेंटर पे। तो अगर मैं एक यहाँ ले लूँ तो मैं इस जगह पे नहीं ले सकता, फिर मैं यहाँ अगर ले लिया तो मैं यहाँ नहीं ले सकता। उसके बाद में ये जो 4 एजेस हैं इन पे भी नहीं ले सकता, तो मैं कहाँ ले सकता हूँ, यहाँ। अब यहाँ ले लिया तो इस वाली एज पे नहीं ले सकता ठीक है, इसी तरह से इस वाली एज पे भी नहीं ले सकता, तो सामने वाली एज पे मैं ये एटम लूँगा। तो कितने एटम हो गए 4। अब बस एटम गिन लिए अपन ने। ए कितने हैं, ए 8 थे, अब 4 ही हैं, तो 4 इंटू 1/8। ठीक है, बी बी एटम कितने हैं, बी एटम क्रॉस वाले हैं तो केवल 2 ही एटम है, बी 2 ही एटम है ना, तो 2 एंड इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। एंड सी एटम कितने हैं 4, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। तो ये हो जाएगा A 1/2 B1 C1। लेकिन हम इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एटम कभी भी आधा नहीं आएगा, नहीं 3/4 या 1/4 या 2/3 इस तरीके से नहीं आएगा। तो हम इसको होल नंबर में लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा AB2C2। तो ये अपना सॉलिड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स। चलो अब सॉरी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल। दो तरह के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो केवल होते हैं क्या, कॉर्नर्स, ठीक है। और सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, कॉर्नर्स तो होंगे ही, साथ में कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ का सेंटर भी होगा। जैसे इसमें और आगे ये फर्दर 3 में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर में कॉर्नर तो होगा ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लेकिन फेस का सेंटर भी होगा। इसमें कॉर्नर तो होगा ही, दूसरा बॉडी का सेंटर भी होगा, सॉरी। और यहाँ पे कॉर्नर तो होंगे ही, और एंड सेंटर्ड का मतलब होता है दो अपोजिट फेस। दो अपोजिट फेस, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्यूब बनाऊँ, इस तरह से रफ बना रहा हूँ मैं ये, तो अगर एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ पे होगा, या फिर एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं अपन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। लेकिन इस चैप्टर में हम इसको नहीं पढ़ते हैं, केवल हम प्रिमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ही हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HCC, या फिर इसको एक दूसरा नाम भी बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें वन बाय वन इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं। लैटिस पॉइंट होते हैं वो पोजीशन किसी भी यूनिट सेल में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखे जाते हैं जिससे सॉलिड बनता है, ठीक है। तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो लैटिस पॉइंट है उसको कॉर्नर ऑफ द क्यूब बोलेंगे हम, ठीक है। और इन लैटिस पॉइंट्स को मैंने इस डॉट से दिखाया हुआ है, ठीक है। कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे एटम रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं लैटिस पॉइंट की सहायता से, की मदद से, की हेल्प से अगर मैं कोई भी यूनिट सेल बनाता हूँ, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो वो कैसा बनेगा, एक क्यूब बनेगा। उस क्यूब में सारे कॉर्नर्स पे ये एटम रखे हुए हैं, क्योंकि लैटिस पॉइंट क्या है इसका, कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो कॉर्नर पे एटम रखे हुए हैं। अब ये जो क्यूब है ए एज लेंथ का है, मतलब सेम एजेस हैं इसकी, ठीक है। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को अगर मैं यहाँ टॉप व्यू से देखूँ तो मुझे कुछ ये इस तरीके का दिखाई देगा। इस टॉप व्यू को देखो तो इसमें 4 एटम यहाँ आपको दिख रहे होंगे, इस क्यूब के ऊपर 4 एटम, 1 2 3 4, ये इस तरीके से दिखेंगे। और ये चारों एटम जो हैं आर रेडियस के हैं, ठीक है। और एटम को हम यहाँ पे स्फेयर मान के चलेंगे, और ये डिस्टेंस जो है ए के बराबर है। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि ए की वैल्यू 2r के बराबर हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आगे पता चलेगा हमें ये क्या चीज़ होती है, टचिंग कंडीशन होती है। नेक्स्ट आता है जेड। जेड क्या होता है, जेड होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल, मतलब कि एक यूनिट सेल में इन सारे एटम से मिलकर कितना एटम बन सकता है, ठीक है। तो जेड कैसे निकालेंगे, कॉर्नर पे कितना एटम है, हमारे पास 8 एटम है, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे जेड की वैल्यू 1। अब जेड 1 आने का मतलब है कि इस पूरे क्यूब के अंदर मैं एक पूरा एटम पूरी तरीके से फिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये होता है जेड का मतलब। नेक्स्ट आता है अपने पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड। जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वो ज़्यादातर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अपने को यहाँ पे मिलेगी। उसका फार्मूला, डेंसिटी का जनरल फार्मूला क्या होता है, m/v होता है। मास कैसे निकालूंगा मैं, मास देखो z डिवाइड बाय Na। जो z डिवाइड बाय Na होता है ये क्या होता है, मोल, क्योंकि मोल का एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये मोल। और मोल को जब मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, मास। और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पे z डिवाइड बाय Na इंटू मॉलिक्यूलर वेट। और यूनिट सेल का अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, A मतलब A क्यूब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास टचिंग कंडीशन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो सारे एटम्स हैं आर रेडियस के हैं, और ये जो डिस्टेंस होती है ए के बराबर है, तो इसकी जो टचिंग कंडीशन आ जाएगी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, वो किसके बराबर हो जाएगी, ए = 2r के बराबर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास में पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी स्टूडेंट्स क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होता है, अगर मैं इसका सिंपल मीनिंग बताऊं तो सिंपल मीनिंग तो ये है कि जो यूनिट सेल में ले रहा हूँ उस तरीके का, इसमें जो एटम्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से पैक्ड हैं, या फिर इस एटम्स ने इसके अंदर कितनी जगह घेर रखी है, उसको बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो परसेंट वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब क्यूब के वॉल्यूम का कितना परसेंट
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और परसेंटेज में अगर निकालना है मुझे तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, अब एटम को मैंने क्या ले रखा है, स्फेयर, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, जितने एटम होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ एटम यहाँ पे बन जाएगा Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब इंटू 100। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रखूँगा, तो Z की वैल्यू 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय A क्यूब की जगह में अभी मैंने निकाला था A इक्वल्स टू 2R होता है, तो A क्यूब की जगह 2R क्यूब लिखूँगा इंटू 100। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा π/6 इंटू 100, और यहाँ पे पाई की वैल्यू जब मैं पुट कर दूँगा तो जो पैकिंग एफिशिएंसी मेरी निकल के आएगी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, वो कितनी आ जाएगी, 52% आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ये पूछा भी जाता है कई बार वॉइड एफिशिएंसी। तो वॉइड एफिशिएंसी क्या होती है कि कितनी जगह खाली रह गई है, मतलब कोई भी एटम रखने के बाद में वहाँ पे कुछ ना कुछ जगह तो खाली ही रहेगी, तो वो कितनी जगह खाली रह गई है उसको बोलते हैं वॉइड एफिशिएंसी। तो इसका कैसे निकालते हैं, इसको 100 में से पैकिंग एफिशिएंसी को मैं हटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी वॉइड एफिशिएंसी, तो 100 माइनस 52 दैट इज़ 48%। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो वॉइड एफिशिएंसी आती है वो आती है 48%, मतलब इसके अंदर 48% जगह खाली पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कोई भी एटम अपने आसपास में कितने एटम को टच कर रहा है या कितने एटम को वो मतलब घिरे हुए हैं, कितने एटम से वो घिरे हुए हैं, उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टचिंग स्फेयर्स विद रेस्पेक्ट टू वन स्फेयर, मतलब एक स्फेयर के रेस्पेक्ट में कितने स्फेयर टचिंग कंडीशन पे रखे हुए हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर मैं बोल सकता हूँ इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर विद रेस्पेक्ट टू वन एटम, एक एटम के रेस्पेक्ट में टोटल नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। अब सपोज़ इस एटम के रेस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे एटम सेम ही हैं तो किसी एक के लिए निकालूंगा तो सबके लिए सेम ही आएगी। अब देखो इस क्यूब में ये यहाँ पे इस एटम को टच करता है क्योंकि A इक्वल्स टू 2R होता है। ठीक है, इस क्यूब में ये यहाँ इसको टच करता है, इस क्यूब में ये यहाँ इसको टच करता है 3। अब ऐसे क्यूब यहाँ पे इसके आसपास 7 और होते हैं, तो अगर ये यहाँ जितनी डिस्टेंस पे टच कर रहा है उतनी डिस्टेंस पे इधर टच करेगा, तो ये यहाँ पे एक और एटम को टच कर रहा है, जितनी डिस्टेंस पे ये यहाँ टच कर रहा है उतनी डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ टच करेगा ये यहाँ पे, जितनी डिस्टेंस में ये इधर टच कर रहा है उतनी डिस्टेंस पे इधर टच करेगा तो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो इस तरीके से इस एटम के आसपास 6 एटम ऐसे हैं जो इसको टच कर रहे होंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट इसी के बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो पूछी जाती है, वो हमें याद रखनी है। ये कैसे आता है इसको नहीं समझना है, बस हमें याद रखना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट होता है, ये तो नियरेस्ट है जो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है नियरेस्ट। अब ये एटम जो है ये इस एटम के रेस्पेक्ट में नेक्स्ट नियरेस्ट हो जाएगा, तो वही बताया हुआ है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट जो है वो हो जाएगा 12, और इनके बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी √2a, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, √2a। ठीक है, बस ये हमें याद रखना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। अब ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये सारी अपने को याद होनी चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूनिट सेल आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC इसको शॉर्ट में बोलते हैं। बॉडी सेंटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इसको लैटिस पॉइंट्स होते हैं उसमें कॉर्नर तो होते ही हैं, साथ साथ में बॉडी के सेंटर पे भी एटम रखा होता है। तो अगर मैं इन लैटिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एटम इस यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे एटम है वो तो रखूँगा ही, साथ में कहाँ पे रख दूँगा मैं, बॉडी के सेंटर पे। ये आपको दिख रहा होगा बॉडी के सेंटर पे एटम है, और अगेन ये A डिस्टेंस का क्यूब है। ठीक है, A एज लेंथ का ये क्यूब है, और ये सारे जो भी एटम रखे हुए हैं इनकी रेडियस R है। ठीक है, अब मैं अगेन इसको यहाँ से खड़ा होकर देखूँगा तो टॉप व्यू में मुझे ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, अब ये सर्कल क्या है, एक बराबर नहीं बने हैं मुझसे, है ना, हाथ से बनाया मैंने ये, तो आप समझ लेना इन सब की रेडियस क्या है, R है। ठीक है, ये भी R है, और ये पूरा का पूरा डायमीटर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2R। तो आपको ये दिख रहा होगा। अब ये जो डिस्टेंस √3a दिख रही है इस वाले डायग्राम में, डिस्टेंस √3a दिख रही है, वो कौन सी डिस्टेंस है, वो इस एटम की, इस वाले एटम की, यहाँ से मैं डिस्टेंस बनाऊँ इसको जोड़ते हुए इस एटम के बीच की
डिस्टेंस है यहाँ वाले की, इसकी और इस एटम के बीच की डिस्टेंस है ये √3 है, ठीक है। तो ये नीचे वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी, √2 है, ठीक है। ये क्योंकि फेज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा हूँ, और ये हो जाएगा a, तो ये डिस्टेंस अपनी कितनी बन जाएगी, √3 है। इसका मतलब यहाँ पे जो टचिंग कंडीशन है मैं यहीं बता देता हूँ, 4r की वैल्यू, ये r, दिस इज़ 2r एंड दिस इज़ r, तो 4r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3a। ये भी मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपने पास z, तो z जो है वो कैसे आएगा, इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो कॉर्नर पे हैं तो 8, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, प्लस साथ में कहाँ पे एक बॉडी के सेंटर पे तो कंट्रीब्यूशन उसका 1 होता है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। इसका मतलब क्या हो गया कि इस यूनिट सेल के अंदर मैं पूरे के पूरे 2 एटम रख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगेन डेंसिटी का तो वही फॉर्मूला है, z डिवाइड बाय एन इंटू मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे क्वेश्चन में, हमें जो भी मिलेगी और डेंसिटी हम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टचिंग कंडीशन 4r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3 है। ये कैसे आया, मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, 4r इक्वल्स टू √3 ये कैसे आएगा। नेक्स्ट बीसीसी एटम में जो कॉर्नर एटम होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते, ऑब्वियसली टच नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच में ये वाला एटम आ गया है और इसका भी रेडियस कितना r है। अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बीच में कोई एटम डाल दूंगा तो सारे के सारे एटम क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे और अब आपस में वो एक दूसरे को क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है पैकिंग एफिशिएंसी, इसका अगेन जनरल फार्मूला है ओनली, क्या है, z इंटू 4/3πr³ डिवाइड बाई a³ इंटू 100। z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 इंटू 4/3πr³ डिवाइड बाई a³। अब a कैसे कहाँ से निकालूंगा मैं, a निकालूंगा यहाँ से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4r/√3, तो यहाँ पे इसका क्यूब इंटू 100। यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3π/8 इंटू 100। पाई की वैल्यू मैं 22/7 या 3.14 अगर मैं रखूँगा तो मेरे पास ये कन्वर्ट होके आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी, 68%। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ गई है ना, क्यों बढ़ गई है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 क्या थे, एटम थे, जो कि 1/8 हिस्सा अपना दे रहे थे। लेकिन बीसीसी में एक बॉडी के सेंटर पे भी एटम आ जाता है, इसकी वजह से पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वो होता है कि एटम उसके अंदर कितने अच्छे तरीके से पैक्ड हैं, ठीक है। वॉइड एफिशिएंसी, अगेन पैकिंग एफिशिएंसी को 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 68 दैट इज़ 32%, मतलब 32% अभी उसमें जगह खाली बची हुई है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे दो अलग अलग एटम के रेस्पेक्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के एटम है, तो कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में और सेंटर एटम के रेस्पेक्ट में। तो कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में देखो कैसे इसका 8 कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है, वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो इस कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ तो ये जो कॉर्नर एटम है इसके बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर एटम है देखो इसके आसपास पूरे के पूरे 8 क्यूब हैं, वो कैसे क्यूब है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके पास में ऐसा एक क्यूब और होगा, इस क्यूब के पीछे की तरफ एक क्यूब और होगा, और जो मैंने पास में बनाया है उसके भी पीछे की तरफ एक और क्यूब होगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ, ये फर्स्ट क्यूब, ये 2, ये 3 एंड ये 4। जो फोर्थ वाला क्यूब है, ठीक है, इन 4 क्यूब के ऊपर 4 क्यूब और रखे हुए हैं, तो ये वाला जो एटम है, ये कौन सा, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये वाला जो एटम है ये इन 4 में डिवाइड है, इसी के साथ साथ इनके ऊपर जो 4 रखे होंगे उनमें भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये वाला जो एटम है इसके बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, इसी तरीके से ये 4th नंबर वाले के बॉडी सेंटर को भी टच कर रहा होगा, सेकंड के भी बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, 3 के भी बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। तो 4 बॉडी सेंटर तो ये, और 4 इनके ऊपर जो एटम रखे, सॉरी इनके ऊपर जो क्यूब रखे होंगे उनके भी बॉडी सेंटर को ये टच कर रहा होगा। तो टोटल कितने बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, ये 8। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर विद रेस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम कितना आ जाएगा, 8। ये समझ में आ गया। अब विद रेस्पेक्ट टू सेंटर एटम, तो सेंटर एटम तो आपको दिख ही रहा है, इसमें जो ये सेंटर एटम रखा हुआ है इस क्यूब के अंदर, ये वाला एटम, ये तो 8 के 8 कॉर्नर को टच करता है ना। तो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू सेंटर एटम जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा, 8। इस तरीके से जो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है ओवरऑल वो कितना आता है निकल के, 8 निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैसे ही
जैसे इन्फॉर्मेशन उसमें थी वैसे इस इन्फॉर्मेशन इसमें है। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ये कितनी हो जाएगी, √3a/2। कैसे हो जाएगी √3a/2, ये डिस्टेंस अभी मैंने बताई थी यहाँ पे, ये √3a थी। तो यहाँ पे एक एटम है बॉडी के सेंटर पे और एक यहाँ पे एटम है कॉर्नर पे, और ये आपस में टच कर रहे हैं, तो ये तो आधी डिस्टेंस है, इसलिए √3/2। और एटम कितने होंगे, ये इतने डिस्टेंस पे 8 एटम होंगे। अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था। नेक्स्ट है सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस, अगर आपसे पूछे तो वो a डिस्टेंस पे होगा और एटम कितने होंगे उसमें, 6 एटम होंगे, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स, और आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।